नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एंड जो CDP है इसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये वीडियो मित्रों, जो भी DSSB की जो वैकेंसी है ये उसमें जो साइको या CDP सब्जेक्ट है जिनके, तो उनके लिए भी स्पेशल ये चलाया गया है। ठीक है, देखिए उनके लिए DSSB वालों के मेरे पास जो मैसेज आए उनको मैं बता दूं कि साइकोलॉजी के शुरुआत यहीं से हो गई। ठीक है, शुरुआत करवा दी गई है। इसके अलावा जो और भी पिछले साइकोलॉजी या CDP के स्पेशल एजुकेशन के जो वीडियो है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो VCS रीड वगैरह के लिए तो ये चल ही रहा है शुरू से ना, VCS तय, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि अब से इनकी शुरुआत हो गई है। और जो देख ली थ्योरी में टॉपिक वाइज चलाएंगे वो तो सुविधा अनुसार चलाएंगे। ठीक है, लेकिन तब तक इन वीडियो को भी आप देखिए, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ प्रश्न एक है, लेकिन इसी में से मैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब फैक्ट आपके सामने लाऊंगा। और है ना, इसका मतलब एक नहीं बल्कि 4 प्रश्न और आपके तैयार हो जाएंगे ना अच्छी तरह, है ना। बात क्या है कि आप इनको एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, जब आप इनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैटर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को मित्रों। पहला प्रश्न है दोस्तों, लेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई। अब देखिए रीड वालों भी सुन लो, ऐसा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देख लीजिए आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ आप खुद देख लीजिए। लेड थ्योरी ऐसा प्रश्न कहीं देखा, बहुत कम ने देखा है। ठीक है, बहुत कम ने देखा है और बहुत कम को इसका उत्तर आता है। 10 में से शायद 1-2 बच्चों को इसका उत्तर आए तो आए। ठीक है, लेड थ्योरी, लेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई। सिगमंड फ्राइड, नोआम चॉम्स्की, जीन पियाजे या जोन्स व रोस ने। तो मित्रों देखिए, लेड थ्योरी जोन्स व रोस ने नहीं दी, ना जीन पियाजे ने दी। जीन पियाजे ने तो कहा चिंतन है वो भाषा की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। सिगमंड फ्राइड ने भाषा चिंतन के संबंधित कोई बात नहीं की थी, है ना। ये तो मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये दिया था मित्रों नोआम चॉम्स्की ने। किसने दिया था? नोआम चॉम्स्की ने। नोआम चॉम्स्की ने 1960 के दशक में क्या किया मित्रों? 1960 के दशक में क्या किया इन्होंने? LAD यानी कि लैंग्वेज, एल का मतलब क्या हो गया मित्रों? लैंग्वेज। ए का मतलब क्या हो गया मित्रों? एक्विजिशन। ए का मतलब एक्विजिशन। और डी का मतलब हो गया मित्रों डिवाइस। क्या हो गया? डिवाइस। लैंग्वेज, एक्विजिशन, डिवाइस। यानी कि लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण, डिवाइस यानी उपकरण। यानी कि भाषा अधिग्रहण करने का उपकरण, इसे कहते हैं लेड थ्योरी। यानी कि नोआम चॉम्स्की जो भाषाविद थे और भाषा विकास सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक बालक में LAD होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। किसने बताया? नोआम चॉम्स्की ने। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या नहीं, खुद ही बता सकते हो ना। तो वीडियो को अगर अच्छे लगे ऐसे प्रश्न तो लाइक कीजिए और वीडियो को देखते रहे ना। मैं नहीं कहूँगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खुद प्रश्नों को आंकलन कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किसमें नहीं होती। एक और अच्छा प्रश्न है, किसान, मौसम वैज्ञानिक, शिकारी या इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न देखा है? नहीं देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किसमें नहीं होती। ये प्रश्न क्यों नहीं देखा? क्योंकि भाई साहब ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जो RPSC है मित्रों, है ना, वहाँ के प्रश्न है ये साइको के। ठीक है, तो देखिए गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि बताई। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, कमेंट जो करते हो ना कि नाइस वीडियो हो ना ये वीडियो, उसमें आपको एक कमेंट और करनी है। सभी को क्या करनी है कि प्राकृतिक बुद्धि का सिद्धांत किस वर्ष दिया था गार्डनर ने। ठीक है, और ये कौन से क्रमांक की बुद्धि थी, है ना, कौन से क्रमांक की बुद्धि थी। ये 2 आपको कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक बुद्धि होती है जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे को परखने वाले लोगों में होती है ना, यानी प्रकृति के प्रति जो संवेदनशील रहे। इनमें देखिए किसान भी होते हैं, मौसम वैज्ञानिक भी होते हैं, शिकारी भी होते हैं ना, तीनों होते हैं। यहाँ पूछा किस में नहीं होती, तो कभी कभार देखिए ये प्रश्न मैंने बनाया है, घुमा के बनाया है ना। आप क्या करोगे, तुक्का लगाओ तो भी गलत करोगे। नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि किसान में भी होती है, मौसम वैज्ञानिक में होती है, शिकारी में, सभी में होती है प्राकृतिक बुद्धि। तो मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। देखिए मूल्यांकन के टोटल प्रकार कितने हैं, पहली बात ये 4 है मित्रों। कितने हैं? 4। देखिए रचनात्मक, है ना,
रचनात्मक क्या होता है कि जो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया चलती है उसके साथ साथ चलती है, यानी कि जो सत्र होता है ना, शैक्षिक सत्र, उसके दौरान चलता है। ठीक है, यह तो इसका प्रकार है। योगात्मक भी है, लेकिन ये सत्र के अंत में या समाप्ति होता है, इसे संकलित आकलन कहते हैं। ठीक है, सीसीई सतत व्यापक आकलन, जिसमें शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन किया जाता है, ये भी तीनों प्रकार है। मानक ये प्रकार नहीं है मूल्यांकन का, ये मानकता तो विशेषता है मूल्यांकन की। क्या है मित्रों? विशेषता है ना, ये मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं। तो देखिए, रचनात्मक, योगात्मक, सीसी, ये तीन प्रकार ये हो गए। तो चौथा प्रकार कौन सा है? वो चौथा प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मित्रों। ठीक है, चौथा प्रकार कौन सा है? तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 3 है मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या काम है मित्रों? विद्यार्थियों की स्मृति को तेज करती है। देखिए, प्रेरणा स्मृति को तेज करती है नहीं, गलत चीज़ है। पुराने और नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है, ऐसा भी नहीं है कि प्रेरित करने से पुराने और नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट होता नहीं। विद्यार्थियों को दिशाहीन नहीं बनाती है, क्या दिशा से भटक जाते हैं प्रेरित होकर? नहीं। जब अधिगम की प्रक्रिया में जब प्रेरणा आती है, बालक प्रेरित होते हैं, तो क्या करते हैं? उन बालकों में, उन विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो और ज़्यादा सीखते हैं, है ना, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर, कि शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। जो शिक्षण है मित्रों, उसको अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? अधिगम यानी सीखना, शिक्षण मतलब सिखाना, यानी शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक करेगा, तो उसको सीखने में कैसे बदला जा सकता है? क्या परीक्षाएं रखकर सीखना हो जाएगा? देखिए, केवल परीक्षाओं का आयोजन करके नहीं होगा। सम्मान, ये सम्मान ऐसे, ठीक है, यानी कि एक समान शिक्षण पर बल देंगे तो भी नहीं अधिगम होगा, है ना, क्योंकि जब एक विधि से नहीं हो रहा तो दूसरी विधि का प्रयोग कीजिए ना। और ये है रटने। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, रटने की प्रवृत्ति पर बल दोगे आप, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करना, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को अपनाकर शिक्षण को अधिगम में बदला जा सकता है ना। अधिगम किया जा सकता है जब बालक सक्रिय होगा, यानी कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों क्या कहता है कि लंबाई, भार, त्वचा तथा त्वचा का रंग तथा पैर, आंखों व बालों का रंग में विविधता एवं विचलन क्या कहलाता है? देखिए, बालक की लंबाई, भार, त्वचा का रंग, इसके अलावा पैर, आंखें और बालों का रंग, इसमें विविधता और विचलन यानी कि इसमें भिन्नता होना, ये क्या कहलाता है? भौतिक अंतर, भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से सभी? देखिए, मानसिक अंतर ये तो होता है बुद्धि के आधार पर, मानसिक है या संज्ञान से संबंधित, ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो इनमें से सभी नहीं आएगा। भावनात्मक तो भावनाओं से संबंधित है, आंतरिक बात हो रही है ना, अंदर की है वो तो भावनाएं। भौतिक अंतर क्या होता है मित्रों? भौतिक अंतर इसका उत्तर हो जाएगा। भौतिक अंतर होता है बाहरी, बाह्य रूप, है ना, बाह्य रूप है भौतिक अंतर। ये बाहरी तो है सब कुछ, किसकी कितनी लंबाई है, उसका भार कितना है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है ना, उनमें विविधता, ये क्या है? ये भौतिक अंतर है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है मित्रों? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, कोई व्यक्ति चिंतन कब करेगा? भाषा से इसका कोई मतलब नहीं है। समस्या तर्क या पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव के आधार नहीं करेगा। विकल्प बचे 2, समस्या या तर्क। अगर पूछे कि चिंतन का आधार क्या है तो तर्क है, यानी कि तर्क करके वो चिंतन करता है, ये तो इसका आधार है। लेकिन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है मित्रों? समस्या आवश्यक है ना, यानी कि समस्या आएगी तभी तो आप चिंतन करोगे, है ना, समस्या होगी तभी आप चिंतन करोगे। चिंतन क्या है? समस्या आने पर तर्क वितर्क करके चिंतन किया जाता है ना, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर, कि पिता द्वारा डांटा गया पुत्र पिता से कुछ नहीं कहकर अपने छोटे भाई पर क्रोध करता है। अपने छोटे भाई पर क्रोध करता है ना, पिता से कुछ नहीं कहता है, वो डांटा किसने? पिता ने, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहकर छोटे भाई पर क्रोध करता है। तो ये समायोजन की कौन सी युक्ति व्यक्त हो रही है? सतीपूर्ति नहीं, मनोविलास, विस्थापन या तादात्मीकरण। देखिए, तादात्मीकरण क्या होता है? स्वयं की पहचान भूलकर दूसरे का अंग खुद को समझ लेता है, दूसरे के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करते हैं, वो तादात्मीकरण होता है, ये नहीं होगा यहाँ पे।
मनोविलास, जिसे दीवा, स्वप्न या कल्पना तरंग कहूँ, डे ड्रीम या फैंटेसी कहूँ, कहने का मतलब है कि वास्तविक जीवन में जो अधूरी इच्छाएं उनकी पूर्ति काल्पनिक जीवन में करता है, यानी जो किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है, ये भी यहाँ पे नहीं हो रही है। सती पूर्ति, एक क्षेत्र में कमजोर है, दूसरे में भरपाई कर रहा है। एक शारीरिक विकलांग, शरीर से विकलांग है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उसने नौकरी लगा ली है, सती पूर्ति, ये भी नहीं है ना। यहाँ पर है मित्रों विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन हो रहा है, नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन, और यहाँ पे यही हो रहा है, नकारात्मक संवेग ही तो दर्शा रहा है ना, छोटे भाई पे गुस्सा कर रहा है, ये क्रोध क्या है, ये नकारात्मक संवेग ही तो है। यानी कि मूल व्यक्ति कौन था, पिता, इससे तो हट गया, और दूसरे पर क्या कर रहा है, अपने नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है, ये विस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 डेफिनेशन, परिभाषा आ रही आएगी जरूर, एक दो परिभाषाएं है ना। भय व आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है। डीएसएसबी वाले सुन लेना, 100 नंबर की एक सब्जेक्ट आएगी, स्पेशल एजुकेशन साइको या सीडीपी, ठीक है। तो 100 नंबर के देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, वो मैं इस माध्यम से तैयार करवाऊंगा ना। बाद में देखिए शुरू से जो भी आपके जितने भी इसमें 10-15 टॉपिक आ रखे हैं सीडीपी साइकोलॉजी में, वो तो करवाऊंगा, क्योंकि अभी लंबा समय है हमारे पास है ना, तो वो तो करवाऊंगा, लेकिन ये भी वीडियो देख लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए भय व आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है, ये परिभाषा किसने दी। देखिए डर और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति होना क्या है, दुश्चिंता है। जेम्स ड्रेवर ने ऐसा नहीं कहा, डगलस व हॉल और स्मिथ ने भी ऐसा नहीं कहा, ये कहा था मित्रों कोलमैन ने। दुश्चिंता सामान्यतः मतलब सामान्य प्रकार का एक मनोरोग है दुश्चिंता। कोलमैन के अनुसार परिभाषा क्या रहेगी कि भय और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। अक्सर थोड़े छोटे दिख रहे हैं स्क्रीन की वजह से, लेकिन दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए कृष्णा संख्याओं में विभेद करना, जोड़ बाकी की संख्या समस्या। देखिए कृष्णा संख्याओं में विभेद करना, संख्याओं में विभेद करना, जोड़ बाकी की समस्या, लेन देन की समस्या, और कौन सी समस्या, आकृति विभेद की समस्या से ग्रसित है ना। तो उसमें किस प्रकार की अधिगम असमर्थता, अधिगम असमर्थता आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें देखिए डिसग्राफिया, ये किससे संबंधित है, ये लेखन से, लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया ये पठन से संबंधित है। डिसकैलकुलिया ये गणितीय गणनाओं से, अभ्यास से संबंधित है ना, तो उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे संख्याओं में विभेद करना, यह संख्या ही किस में आएगी, गणित में ही तो आएगी, डिसकैलकुलिया में ही तो आएगी। जोड़ बाकी की समस्या इसमें ही आएगी, लेन देन हिसाब की और आकृति में विभेद करना, यह गणितीय समस्या है ना। डिसकैलकुलिया की अधिगम असमर्थता है उस कृष्णा में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 1 और 2 देख लेते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है मित्रों, डिसग्राफिया लेखन से संबंधित, शुद्ध तरीके से लिखना नहीं आता, उंगलियों में दर्द होता है, ठीक प्रकार से कलम नहीं पकड़ना, ये लक्षण किसमें आते हैं, डिसग्राफिया में। डिसलेक्सिया की बात करूं मित्रों, यानी पठन संबंधित, पढ़ना, वर्ण और शब्दों को शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ना, उनमें अंतर नहीं कर पाना, सही तरीके से लिखी हुई चीज को नहीं देख पाना, ये क्या है, ये डिसलेक्सिया है मित्रों। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। अच्छा प्रश्न है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न संख्या 11वां। प्रश्न संख्या 11वां की बात करूं तो ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी में आ रखा है प्रश्न मित्रों। डिसेल के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है डिसेल, इसके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का कौन सा सोपान नहीं है। मित्रों देखिए पहली बात तो ये कि डिसेल ने अधिगम की प्रक्रिया के सोपान कितने बताए, 5 सोपान बताए। कितने बताए मित्रों, 5। ये प्रश्न आपके नए हैं, है ना, और ऐसे प्रश्नों के लिए आप वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए डिसेल के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का सोपान टोटल 5 है। अब कौन सा नहीं है, देखिए डिसेल ने बता रहा, ठीक है, बताया है कि जब अधिगम की प्रक्रिया हो तो पहला उसमें क्या होता है, अभिप्रेरित व्यक्ति, ये 1 नंबर पे होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होकर काम शुरू करता है तो उसके मार्ग में बाधाएं आती है, ये दूसरा प्रकार है, दूसरा सोपान है। फिर जब मार्ग में उसके बाधाएं आएगी तो वह विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, ये तीसरा सोपान है। और विभिन्न अनुक्रियाएं करके मतलब प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत हो गया, मतलब विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, बार बार करेगा, फिर अंत में क्या होगा, अंत में वो सही अनुक्रिया करेगा मित्रों, सही अनुक्रिया कर लेगा, और नंबर 5 पे उसे क्या हो जाएगी, उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी मित्रों। ये बताए थे डिसेल ने अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान, प्रशिक्षण व अभ्यास इन्होंने नहीं बताया था। ये इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर।
प्रश्न संख्या 12 देखिए, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है। एक बालक है, अनुपयोगी यानी खराब प्लास्टिक की थैलियों से क्या करता है, कलात्मक वस्तुएं बनाता है, तो यह दर्शाता है। सर्जनशीलता, प्रतिभाशीलता, दार्शनिकता या मंद बुद्धि। मंद बुद्धि की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही, मंद बुद्धि तो कलात्मक वस्तुएं नहीं बनाएगा अनुपयोगी से ना। दार्शनिकता, जो गुण दोष करे, विवेचन करे, सूक्ष्मता से किसी चीज़ का अध्ययन करे, तो ये भी यहाँ नहीं है। प्रतिभाशीलता, इसका संबंध तो भाई साहब बुद्धि से है। किससे मित्रों, बुद्धि से, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सर्जनशीलता की बात हो रही है, यानी कि वो क्या करता है, वो कलात्मक वस्तुएं बना रहा है, रचना कर रहा है, तो सर्जनशीलता मतलब नवीनता, मौलिकता, रचना करना, ये सर्जनशीलता से संबंधित है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। देखिए, सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, इनमें जो भी प्रश्न आपके पहले ओल्ड पेपर में आ रखे हैं ना, वो रीट वालों के आ सकते हैं। ऐसी धारणा मत बनाना कि रीट वालों के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, ये आ सकते हैं प्रश्न। तो ये प्रश्न सीटेट में 2011 में लेवल 2 में प्रश्न आ रखा है मित्रों, है ना, कि निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता, अभी बताई पिछले प्रश्न में, नवीन, मौलिकता, रचना ना, इनका विकास करने में सहायक नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए, खेल खेलेगा तो सृजनात्मकता आएगी, ये तो बिल्कुल सही है। कहानी लेखन, कहानी लिखेगा तो भी सृजनात्मकता का विकास होगा। और निर्माण चीज आ गई, नाम ही आ गया कि निर्माण, रचना कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये सृजनात्मकता है। लेकिन क्या कहा मित्रों, भाषण, भाषणता जो कत्यो होता है ना, उसमें कोई रचना हो नहीं रही, कोई नवीन, कोई मौलिकता, कोई सृजनात्मकता नहीं है, तो ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 एक और अच्छा प्रश्न है, एचटेट में ये प्रश्न पूछा गया है लेवल 1 में। समावेशी शिक्षा के बारे में सही कथन कौन सा। देखिए, समावेशी शिक्षा को अगर आपको समझना है तो ज़्यादा गौर मत कीजिए, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रखना है कि जो सामान्य बालक होते हैं मित्रों, सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक अगर साथ में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो समावेशी शिक्षा है, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य बालक जानते हो, विशिष्ट कौन से, जिसमें पिछड़े भी आए और प्रतिभाशाली भी आए, है ना, विशिष्ट सारे प्रकार के। ये जब दोनों साथ में अध्ययन करेंगे मित्रों, तभी क्या होगा, वो समावेशी शिक्षा होगी। तो सही कथन कौन सा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सही है। सभी मतलब ये सभी हो गए ना, सामान्य और विशिष्ट ना, ये सामान्य हो गई, ये विशिष्ट हो गए ना, सभी प्रकार के बालक हो गए मित्रों। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, यह समावेश शिक्षा है, सही कथन है। और जो नियमित विद्यालय यानी कि रोजाना और कैसी शिक्षा, समान शिक्षा, ये भी सही है, सम्मान देने चाहिए दोनों को, यानी एक व दो दोनों हो जाएंगे, वो समावेशी शिक्षा के बारे में सही कथन। विशिष्ट विद्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है कि जो विशिष्ट बालक है उनके लिए विशिष्ट अलग से स्कूल नहीं, ऐसी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि इनको समावेश करना है, साथ में पढ़ाना है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 मित्रों, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों ये प्रश्न एक बार केवीएस के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, केवीएस के एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है, वहाँ से उठाया मैंने हम। अब देख लीजिए, रीट हो चाहे आपके डीएसएसबी हो, है ना, इसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको देखना है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, आपको सरल लग रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी है तब लग रहा है ना, कि सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए प्रश्न को समझना है, कहा क्या गया है कि सीखना अधिगम, है ना, ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान का क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है, निर्माण कर रहा है, रचना कर रहा है, तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य से हो जाएगा सीधा सा उत्तर, बस यही तो समझने का तरीका है। क्योंकि संज्ञानात्मक ये तो मस्तिष्क या संज्ञान से संबंधित है मित्रों, है ना, या होगा नहीं। भावात्मक में भावनाएं आएगी, हृदय से संबंधित। व्यवहारात्मक जो व्यवहार में, ये भी नहीं होगा ना, ये तीनों नहीं होंगे। तो रचनात्मक यानी रचना ही तो कर रहा है, बालक ज्ञान के निर्माण की रचना करता है स्वयं, है ना, शिक्षक की बिना सहायता के स्वयं रचना कर रहा है, इसका मतलब रचनात्मक परिप्रेक्ष्य है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के साइकोलॉजी या सीडीपी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष तौर पर डीएसएसबी वालों के लिए ध्यान रखना। इसके अलावा रीट, सीटेट, यूपीटेट में काम आने वाले हैं मित्रों। प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन इसीलिए कम है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लाऊंगा तो फिर जो अगले वीडियो आएंगे तो उनमें रिवाइज प्रश्न होंगे वो, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न ही काफ़ी है ना, क्योंकि ये 15 प्रश्न है लेकिन फैक्ट निकल के इनके 30 प्रश्न आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो 15 में से आपको ध्यान रखना है 12 प्लस आपका टारगेट रखना है, ठीक है। 12 प्लस अगर जो करता है इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है ना।
तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, जिसको अच्छा लगा वही लाइक कीजिए, जिसको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल लाइक मत कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।